नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आराध्य टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे जंगे मैदान में टीम योगी की एंट्री। 24 के मैदान में होगी टीम योगी की एंट्री। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ कैबिनेट 2.0 के कई मंत्री और विपक्ष के कुछ शीर्ष नेता उत्तर प्रदेश यूपी से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसी अटकलें हैं कि यूपी के इन मंत्रियों का अपने क्षेत्र में प्रभाव को देखते हुए उन पर दांव खेला जा सकता है। इनमें 2 दलित मंत्री जिनमें बेबी रानी मौर्य, असीम अरुण को भी यूपी से संभावित लोकसभा उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है। बीजेपी जिन मंत्रियों पर दांव आजमा सकती है उनमें जयवीर सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, जितिन प्रसाद का नाम भी शामिल है और ये नाम बीजेपी की सोची समझी रणनीति भी है। हालांकि यूपी के वरिष्ठ मंत्रियों और पार्टी पदाधिकारियों को चुनाव लड़ाने पर भाजपा नेताओं का कहना है कि पार्टी नेतृत्व का फैसला लेना है कि कौन चुनाव लड़ेगा, कहां से लड़ेगा। इधर विपक्षी गठबंधन उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को मैदान में उतारने पर विचार कर रहा है। मिशन 75 को लेकर 75+ को लेकर बीजेपी की रणनीति कितनी कारगर साबित होगी और बीजेपी का ये दांव कितना सफल होगा, आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ रिएक्शन हमारे पास, आपको सुनवा देते हैं। 80 की 80 सीट जीतने के लिए अपने प्रयास कर रही है। उसमें सुयोग्य प्रत्याशी जो भी होंगे, भारतीय जनता पार्टी उन्हें प्रत्याशी के रूप में चुनाव के मैदान में उतारेगी। वे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता हो सकते हैं। जो भी उस उम्मीदवारी के कसौटी पर खरा होगा, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वही होगा। देखिए, दावा करने के लिए किसी तरह का कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी तो झूठ बोलने में, गलत बात कहने में अपने आप में एक बहुत महारत रखती है। 80 में 80 सीटें निश्चित रूप से नहीं जीत रहे हैं। अगर 10 सीटें इस बार उनको उत्तर प्रदेश में मिल जाए तो वो समझें कि उन्होंने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया है, बहुत बड़ा कमाल कर दिया है। इससे ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को आने वाले लोकसभा में नहीं मिलेंगी। तो विपक्ष का तो दावा है कि 10 सीटें मिल जाएं वो बड़ी बात होगी, लेकिन इधर बीजेपी 75+ की बात कर रही है। और इसी के साथ ये भी आपको बताते चले कि कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आ रहा है और इस पर सपा और कांग्रेस में सहमति भी बन रही है। ऐसी भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो खड़गे साहब अगर बड़ा चेहरा कांग्रेस का होंगे तो बीजेपी को भी अपनी रणनीति के तहत दलित चेहरे उतारने होंगे, जिसमें बेबी रानी मौर्य और असीम अरुण का नाम तो सबसे पहले है ही। और भी कई नाम हैं जिनमें से गिने चुने नाम कुछ हमारे पास भी आए हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो कितनी सक्सेसफुल या सफलता दिलाने में कामयाब होगी टीम योगी 2024 में मोदी की टीम में, ये जानकारी हम जुटाने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश भी होगी कि आखिर ये संभव कैसे होगा। क्योंकि इनकी अगर आप बैकग्राउंड को देखते हैं तो कई बार हारे भी हैं, कई बार दूसरी पार्टियों से आए हुए नेता हैं। चलिए मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, परिचय करा देती हूँ। देशबंधु दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीक्षित साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका आराध्य टीवी पर। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देशबंधु जी, कई सारे नाम सामने आ रहे हैं जो कहा जा रहा है 2024 में उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। इसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी है, ब्रजेश पाठक जी का भी नाम है, जयवीर सिंह का भी नाम सामने आ रहा है, जितिन प्रसाद, RPN और उपेंद्र तिवारी, ऐसे कई नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन इनमें से कई ऐसे हैं जो पिछला चुनाव भी आ रहे हैं, विधानसभा का चुनाव भी आ रहे हैं। मैं अगर बात करूं 2022 में केशव प्रसाद मौर्य जी की भी, तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो ये बताती हैं कि इतनी मजबूती के साथ अगर ये लड़ रहे हैं तो इनका बैकग्राउंड उतना मजबूत है क्या, जनता का समर्थन ये उतना जुटा पाए है क्या? दीक्षित जी, आवाज़ मिल रही है आपको? चलिए, लगता आवाज़ नहीं मिल रही उन्हें। तो देखिए, कुछ डिटेल्स अगर मैं देखूं, अपने दर्शकों से साझा करूं, तो जयवीर सिंह साहब का नाम भी चल रहा है। पहले सपा में थे, फिर उससे पहले भी कांग्रेस में रहे हैं, बीजेपी की रणनीति का एक हिस्सा। और ये कहा जा रहा है कि मैनपुरी से इन्हें 2024 के मैदान में उतारा जा सकता है। और चलिए, सपा से भी हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, उनका भी परिचय मैं करा देती हूँ। रविंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ रविंद्र जी आपका। रविंद्र जी, 2024 के लिए अपना मैदान तैयार करने की पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है और अभी से इस रणभूमि में शुरू हो गई है। ये कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों के नामों को लेकर भी मंथन अभी से ही चल रहा है, जिनमें यह भी कहा जा रहा है यूपी कैबिनेट के मिनिस्टर्स भी या उत्तर प्रदेश के बड़े नाम भी 2024 के मैदान में सामने आ सकते हैं। हम देख रहे हैं कई स्टेट्स में जो विधानसभा चुनाव हैं उनमें सांसदों को उतारा गया है और उत्तर प्रदेश में
यूपी में जो मिनिस्टर्स हैं उनको 2024 के मैदान में उतारा जाएगा। ये कहा जा रहा है कि तैयारियां अभी भारतीय जनता पार्टी में अभी से ही शुरू हो गई इस रणभूमि में जाने के लिए, और आप लोगों के लिए ये बीजेपी की तरफ से मैसेज दिया जा रहा है कि अभी आप लोग यही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कितनी सीटों पर कौन अपने जो रणभूमि में जो आपके रणबांकुरे हैं वो कब कितने उतारेंगे, अभी इन पर ही बात नहीं बन पा रही है। सर देखिए पारुल जी, यहाँ तो उल्टा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 7 सांसद राजस्थान में उतार दिए हैं, 7 सांसद मध्य प्रदेश में उतार दिए हैं, जिनमें से 3 मंत्री हैं। अब उत्तर प्रदेश में इसका उलट, जैसा कि आपने सूचना दिया कि इसका उलट करने जा रहे हैं कि यहाँ के विधायकों को चुनाव लड़ाएंगे जी। एक सीमा है यहाँ के विधायकों को चुनाव लड़ाने की, क्योंकि इनके पास केवल 257 सीटें हैं, 212 जो है जदुई आंकड़ा है। तो 45 आदमी अगर उसमें से सरके इधर उधर, तो इनकी राज्य सरकार भी जाएगी, केंद्र सरकार तो कहीं से बनती हुई नहीं दिखती है। इसका ये कहा जाना चाहिए कि ना तो उनको विधानसभा में उम्मीदवार मिल रहे हैं, ना तो लोकसभा में उम्मीदवार मिल रहे हैं। अगर इसको निकाय चुनाव के पैमाने पे कस लें तो जो निकाय चुनाव में सबसे कम मत प्रतिशत अब तक भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में रहा 30%। ये अलग बात है कि उन्होंने महापौर की सीटें जीती हैं सारी, लेकिन 30% सीट ही पाई है और 25 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के क्षेत्र में उसको हार मिली हुई है। इन चीजों से बीजेपी घबराई हुई है, उन्हीं लोगों पे दांव लगाना चाहेगी जो लोग उनको लगता है कि जिता सकते हैं। तो हर जगह ऐसे खेल खेल रही है कि सांसद को एमएलए का चुनाव लड़ा रही है, कहीं एमएलए को सांसद का चुनाव लड़ाएगी। इससे उसको क्या फायदा होगा, ये तो 3 दिसंबर को ही पता लग जाएगा। बेसिक परिणाम 3 दिसंबर को ही आ जाएंगे कि उन्होंने जितने सांसदों को चुनाव लड़ाया, क्या उनमें से कोई जीतने के लायक था कि नहीं था। अगर वो उनके ये जो एक्सपेरिमेंट होता है कि 14 लोगों को उतारा उन्होंने असेंबली इलेक्शंस में, अगर वो लोग नहीं जीतते हैं तो शायद जो आप बता रही हैं इस रणनीति से वो गुरेज करेंगे। फिर वो कोई नई रणनीति बनाएंगे एमपी का चुनाव लड़ने के लिए। तो इसके लिए अभी 3 दिसंबर तक इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही इसका खाका सामने आएगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना रविंद्र जी, इसका उल्टा भी वो सोच रहे हो, ये सोच रहे हो कि जो 5 स्टेट्स हैं जहां पर इलेक्शन 2023 में होने हैं, वहां पर उनके पास विधानसभा में उतने मजबूत उम्मीदवार नहीं हो, इसलिए उन्होंने सांसदों मंत्रियों को उतार दिया। और यहाँ उत्तर प्रदेश में इतने मजबूत उम्मीदवार हैं कि उन्हें 2024 की रणभूमि में भी उतारने की तैयारी इनकी है। इसका जवाब मैं दूं क्या? हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है ना, दोनों ही तरफ से सोचा जा सकता है। अगर आपकी बात मान लें तो जिस पार्टी के पास विधानसभा में लड़ने के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं है, तो मोदी जी के लिए जो महत्वपूर्ण है वो लोकसभा है, विधानसभा नहीं है। तो जिस पार्टी के लिए विधानसभा में लड़ने के लिए मजबूत उम्मीदवार नहीं है, हाँ। फिर लोकसभा में कहां से ढूंढ के ले आएगी? ठीक है, इसके लिए फिर हम लोग को 3 दिसंबर तक इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, यही इसलिए मैंने कहा कि दूसरे स्टेट में हो सकता है कि रणनीति अलग हो, स्ट्रैटेजी अलग हो, उत्तर प्रदेश के लिए स्ट्रैटेजी अलग हो। मैं लौट रही हूँ आपके पास, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनकी तरफ रुक कर लेती हूँ, बाकी मेहमानों का परिचय करा देती हूँ। एक देशबंधु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत देशबंधु जी। एक बार फिर से आपका। विनय मिश्रा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े। देशबंधु जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ। रविंद्र जी को तो आप देख ही पा रहे हैं, उनसे मैं बात कर चुकी हूँ। सुमन शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हुए। देशबंधु जी सुन पा रहे हैं क्या मुझे? देशबंधु जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ मिल रही है। आपको मेरी आवाज मिल रही है? देशबंधु जी 2024 के मैदान में आपको जो विधानसभा चुनाव लड़े उनकी भी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही विधानसभा चुनाव में, और उनको अब आप 24 में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरे स्टेट में आप सांसदों केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा में उतार देते हैं, और उत्तर प्रदेश में खबरें ये आ रही हैं कि मंत्रियों को आप लोकसभा चुनाव की तरफ लेकर जा रहे हैं। सुन पा रहे हैं आप देशबंधु जी मुझे? हाँ मैं आपको मेरी आवाज मिल रही है? बताइए, ये मजबूरी है, जरूरी है, क्या दिक्कत है, बताइए। नहीं, सबसे पहले तो अनादि टीवी के दर्शकों को नमस्कार और सभी पैनलिस्टों को शुभ संध्या। आपको मेरी आवाज मिल रही है? मिल रही है सर। नहीं, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, आपकी वॉइस कट रही थी, इसलिए मैंने कहा। नहीं, जैसे आपने कहा कि देखिए ये हमारे तो यशस्वी प्रधानमंत्री हैट्रिक मारने जा रहे हैं, और ये बात सर्वविदित है कि देखिए विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं है।
और रही बात, अभी मैं सपा के महानुभाव को सुन रहा था तो आपने देखा I.N.DIA का ऐसा गठबंधन है जो आपस में इन 5 राज्यों में ही सर फुटअव्वल कर रहा है। और निसंदेह जो उन्होंने कहा है, देखिए सत्य मुंह पर आता है, 3 दिसंबर को जो नतीजे आएंगे वो सबके सामने हो। और रही बात उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों की बात, तो उस संदर्भ में मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमारे पास अनेक लोकप्रिय चेहरे हैं, विधायक के रूप में हो चाहे सांसद के रूप में हो। उन्होंने अच्छा काम किया है। 2014 में जब से केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है और उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय में 2014 भी हम जीते, 2017 भी जीते, 19 भी जीते और 22 भी जीते। तो निसंकोच देखिए आप, लगातार हम अपने कामों द्वारा जनता के बीच जाते हैं और जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमें मिलता है। और मैं आपको बता दूं, लोकतंत्र में जनता जनार्दन का ही फैसला आखिरी और अंतिम फैसला माना जाता है। हम 14 में लड़े, उसका रिपोर्ट कार्ड लेके हम 17 में गए, 17 का रिपोर्ट कार्ड 19 में गए और 19 का रिपोर्ट कार्ड 22। और जिसकी परिणति ये हुई, 37 वर्षों बाद भाजपा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा चुने गए। और हम अपने कार्यों के द्वारा केंद्र और प्रदेश की जो डबल इंजन की सरकार है, उन कार्यों के द्वारा 2024 में जाएंगे। और निसंदेह हमारे गृह मंत्री अमित शाह, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संपूर्ण उत्तर प्रदेश की जो तो ये जो नाम सामने आ रहे हैं, हम अपना सुनिए ना रिकॉर्ड, सर, हम आपके सांसदों ने अच्छा काम किया, आपने कहा। 71 ठीक है, सवाल सुनिए बंधु जी। आपने कहा कि आपके सांसदों ने काम अच्छा किया, यानी ये माना जाए कि आप अपने जो सिटिंग एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्हें आप रिपीट करने जा रहे हैं। और जो नाम चर्चा में चल रहे हैं, खासतौर पर वो जो उत्तर प्रदेश कैबिनेट में मिनिस्टर्स हैं या फिर उत्तर प्रदेश में बड़े नाम हैं, उनको आप हारी हुई सीटों से उतारेंगे, ऐसा है क्या? मैनपुरी, इस प्रश्न का तो उत्तर, जैसे आपने कहा, हमारे सांसद तो लोकप्रिय हैं, लेकिन आप देखें हमारी ही पार्टी में एक लोकतंत्र एक ऐसा है कि बूथ का कार्यकर्ता भी आज प्रधानमंत्री के पद पर है और गृह मंत्री के पद पे है। तो सभी को अवसर हमारी पार्टी देती है। और देखिए, राजनीतिक समीकरण है, यदि कोई विधायक बहुत ही लोकप्रिय है और जन आकांक्षाओं को लगता है, तो अभी जो स्टेट असेंबली के लिए, स्टेट इलेक्शन के लिए आपने टिकट बांटे, उनमें आपने जो स्ट्रैटेजी देखी गई बीजेपी की, उसमें जिताऊ उम्मीदवार पर आपने मोहर लगाई। लेकिन अगर आप डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को अगर जिताऊ उम्मीदवार मान रहे हैं, तो 2024 में उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। और ऐसे ही कई सारे लोग हैं जिन्हें आप अगर लोकसभा में देख रहे हैं, तो वहां का वोट परसेंटेज और वहां के वोटर्स, वहां का जन समर्थन, क्योंकि एक बड़ा आंकड़ा हो जाता है, बड़ा क्षेत्र हो जाता है। तो ऐसे में ये रणनीति क्या वाकई जो मिनिस्टर्स हैं आपके यूपी कैबिनेट के, उनको आप लोकसभा में उतारने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, जैसा कि आपने हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद, तो वो एक जननायक रहे, इस बात को बोलना नहीं चाहिए। और आप मीडिया कर्मी तो बहुत प्रबुद्ध जन है, अपने शब्दों को डाल लें। 2017 में जब इन्हीं के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हमने अपार जीत प्रसंग की थी, और जब आरोप जाने लगा, और आपने देखा होगा एक में ऐसा भी आया था कि वो मुख्यमंत्री के चेहरे भी थे। तो ऐसा नहीं कह सकते चुनाव में जीत हार हो जाती, लेकिन लोकप्रियता और काम करने का जो वर्चस्व। ठीक है, यानी आपको, आपका कहना है कि इस रणनीति, कुल मिलाकर आप जो तारीफ के पुल बांध रहे हैं, उससे लग रहा है कि जिस रणनीति पर चर्चाओं का बाजार गर्म है, उस रणनीति के तहत आप आगे बढ़ने जा रहे हैं। यानी यूपी कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं या फिर जो बड़े नाम हैं, उनको आप 2024 में मैदान में उतार सकते हैं। ठीक है, लौट रही हूँ सुमित शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े। विनय जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ। सुमन जी से पहले मैं समझ लूँ कि अभी बंधु साहब ने जो तमाम बातें कही, उससे आप कितना सहमत हैं, और ये क्या माना जाए कि अभी जो 5 राज्यों के चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया जा रहा है, खासतौर पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इनमें हम मध्य प्रदेश की बात करें तो केंद्रीय मंत्रियों को उतारा गया, 3 केंद्रीय मंत्री, 7 मिलाकर 7 सांसद हैं। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उसका उल्टा देख रहे हैं। क्या योगी कैबिनेट के मिनिस्टर्स को या बड़े नामों को 2024 में उतारने की बात कही जा रही है? सुमन जी, कैसे समझाएंगे? देखिए, आप पारुल जी एक चीज जानती हैं, कोई संस्था हो, कोई कंपनी हो, चाहे कोई पार्टी हो, कोई भी हो, कि जब कोई कार्य ठीक ढंग से नहीं होता है तो उसमें क्या किया जाता है, बदल दिया जाता है। वही ठीक ढंग से अपना पार्टी कार्य करती है कि जब कोई गलत करता है, लगता है कि उस संस्था को, संगठन को नुकसान हो रहा है, तो उनको, एम्प्लॉय को बदलती है।
तो उसी तरह से जो टॉप अपने कंपनी में संस्था में जो फायदा देने वाले होते हैं तो उनको कंपनी प्रमोट कर देती है, जूनियर को सीनियर बनाती है। उसी तरह से ठीक हर राजनीतिक पार्टी हो, चाहे समाजवादी हो, बहुजन हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कहीं का भी हो, कोई हम लोगों को देखते हैं कि मीडिया में भी अगर जो कोई वो गलत होता है संदेश उनको पद से हटा दिया जाता है। ठीक वही कार्य हर पार्टियां इस समय कर रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी उसी पैटर्न पर कर रही है। देख रही है कि इनको भेजने से हमको किसी राज्य में कहीं भी फायदा हो, तो वो काम कर रही है। देख रही है कि इनसे हमारा जनता में लोकप्रियता घट रही है, तो उनको हटा रही है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी अपना काम कर रही है, उसी तरह से समाजवादी भी काम कर रही थी, उसी तरह से आने वाले समय में जब हम लोग स्टूडेंट रहे, पत्रकारिता में आए, लेकिन वो भी रहा। ये तो इतिहास रहा, ये कोई नया चीज नहीं है जो बता रहे हैं अन्य दलों के लोग, तो वो कोई चीज नहीं, नया नहीं है, सब में यह होता है। उनसे जब कार्य नहीं कर पाता है तो बदल दिया जाता है, प्रशासनिक में फेरबदल कर दिया जाता है। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, ये रणनीति है। इस रणनीति के तहत ही भारतीय जनता पार्टी को जो सही लगेगा, उन्हें लगेगा कि राज्य के नामों को केंद्र में भी कंपटीशन में या उन्हें भी मौका मिलना चाहिए, तो हो सकता है इस रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी काम करे। लेकिन ये भी कहा जा रहा है, हालांकि सवाल मेरा बीजेपी से होगा, ये भी कहा जा रहा है कि आपके पास चेहरों का अभाव हो गया है। बरा, मैं बंधु जी आपके पास आऊंगी, लेकिन विनय जी से पहले मैं कमेंट ले लूं, ओपनिंग कमेंट, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। क्या ये रणनीति सही है या नहीं है कि वाकई लोगों को मौका मिलना चाहिए, जो अगर विधानसभा में है तो उन्हें लोकसभा के लिए भी मौका मिलना चाहिए, जो निकाय में है तो उन्हें आगे बढ़कर विधानसभा के लिए मौका मिलना चाहिए? अगर बीजेपी की रणनीति को सुमन जी के मामले में समझने की कोशिश करें उनके शब्दों में, तो सुमन जी यही समझा रहे। विनय जी देखिए, जनता के साथ सरासर धोखा है। हर व्यक्ति अपने कहने को रुक जाइए, सुमन जी आ रही, सुमन जी आ रही, आ रही, सुमन जी आ रही, विनय जी को बोल लेने दीजिए, कहिए विनय जी। भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता को छलने का काम कर रही है, धोखा देने का काम कर रही है। आप सोचिए कि वो जनता जिसने पहले जिन प्रतिनिधियों को विधायक के पद पर चुना है या सांसद के पद पर चुना, आज भारतीय जनता पार्टी में चेहरों का अकाल पड़ गया है, तभी उन्हें दूसरे दलों से नेताओं को लाना पड़ रहा है, अपनी पार्टी में शामिल कराते हैं, और जब देखते हैं कि वो चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं तो अपने ही विधायकों को, अपने ही सांसदों को पुनः कहीं विधायक को सांसद की टिकट पर या सांसद को विधायक की टिकट पर उतार देते हैं। ये क्या चल रहा है? ये जनता के साथ धोखा है, उनके साथ छल कर रहे हैं। आप समझिए कि वो चुनाव में उस पैसे की बर्बादी कर रहे हैं जो जनता ने अपनी गाड़ी कमाई से टैक्स के रूप में दिया है। पहले वो विधायक को चुनती है और उसके बाद उन्हीं को सांसद में जब वो खड़ा करते हैं तो विधायक की सीट खाली हो जाती है, यानी कि फिर से उपचुनाव होगा और फिर से एक बार पैसे की बर्बादी होगी। भारतीय जनता पार्टी केवल देश में शासन करने की नीति से अपनी चुनावी रणनीति को बनाती है। उसे जनता से, जनता के कार्यों से, जनता के पैसों से कोई लेना देना नहीं है। सरासर जनता के साथ धोखा और अन्याय है। धोखा, अन्याय, लेकिन दल बदलने का तो ट्रेंड ही हो चुका है सर। किसी भी स्टेट में चले जाइए, कोई आपकी पार्टी से कहीं और जा रहा है तो कहीं और से कोई आपकी पार्टी में आ रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास आज ईडी और सीबीआई की ऐसा चाबुक है कि वो जिसको चाहे अपनी पार्टी में ला सकते हैं, और अगर इनसे ही बात नहीं बने तो जिनसे चाहे जितना भी पैसा देके खरीदना पड़े, वो चुने हुए विधायकों और सांसदों को खरीदने का भी काम करते हैं। आपने मध्य प्रदेश में देखा कैसे उन्होंने चुनी हुई सरकार को कोरोना काल में गिराने का काम किया। आप देखिए किस तरह से वो हरियाणा में यही काम कर रहे थे, और इसी तरह से कर्नाटक में भी किया था पहले जब चुनाव हुए थे। भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि अगर हम जीत नहीं पा रहे, जनता हमें मत नहीं दे रही है, जनता हमें समर्थन नहीं दे रही है, अपना प्रेम नहीं दे रही है, तब उन्होंने क्या किया, जिन पार्टियों के विधायक या सांसद जीते हुए थे उनको अपनी पार्टी में किसी ना किसी तरह से, चाहे वो धन बल से हो, चाहे वो ईडी या सीबीआई के डर से हो, अपनी पार्टी में शामिल करने का काम कर रही है। तो ये एक तरीके से जनता के साथ धोखा नहीं तो और क्या है। ठीक है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है विनय जी कि आंकड़े बताते हैं कि अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें और भी स्टेट की हम बात करें तो कई सारे लोगों ने बीजेपी का दामन छोड़ के कांग्रेस का भी हाथ थामा है। वो पता लगा कि अब वो विधायक उस पार्टी में जाना चाहते हैं जो सत्ता में हो, तो इसलिए वहां से विधायक नहीं टूट रहे आपके पास आने के लिए। खैर, लौट रही हूँ आपके पास, वापस बंधु जी आपके पास आ रही हूँ।
विपक्षी पार्टियों का आरोप है बंधु जी कि आपके पास चेहरे बचे नहीं हैं और अब आप जनता के जन समर्थन का या उनका जो आशीर्वाद मिला आपके विधायकों को, आपके मंत्रियों को, उनको आप उनके साथ आप छल कर रहे हैं। पहले ही जो विधानसभा चुनाव जीते हैं अब आप वहां पर उपचुनाव कराएंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे। चेहरों की कमी हो गई है सर, आरोप ये लग रहे हैं, कहिए। नहीं पारुल जी, इसका जवाब यही मैं दे सकता हूँ। जहाँ कर्नाटका में और हिमाचल में हम तो सहर्ष स्वीकार करते हैं लोकतंत्र में जनता का, लेकिन आप बताइए यही बात इन्होंने मध्य प्रदेश की बात की और उपचुनाव की बात कर रहे हैं। इन्होंने तो आपातकाल को कोई बुझा नहीं और चुनी हुई सरकारों को हम भूल जाएंगे। हमारी ईमानदारी की ये शपथ लेते हैं। एक इन्होंने हमारी सरकार गिरा दी थी अटल बिहारी वाजपेयी की, और इनके पास सुनिए हताशा और निराशा के अलावा नहीं, तो जो पहले से सरकार में विधायक मंत्री हैं उन्हें सीट छोड़कर लोकसभा चुनाव, ये केवल आज भ्रष्टाचार के नहीं सुन पा रही, मैं नहीं सुन पा रही आपको क्या बोल रहे हैं, ना मेरे दर्शक सुन पा रहे। बारी बारी सबकी बात कीजिए। एक सेकंड बंधु जी, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुक जाइए बंधु जी। का सार्वजनिक जीवन रहा पारुल जी, ठीक है, रुक जाइए। प्रधानमंत्री के ऊपर ये एक दाग भी नहीं लगा सके, और यही बात विधायक के लोग। ठीक है विनय जी, खड़गे जी का भी नाम चल रहा है कि उत्तर प्रदेश से खड़गे जी को भी चुनावी मैदान में उतार सकते हैं, और इस पर सपा की भी सहमति बन गई है। देखिए, नाम चल रहा है, उतार देंगे, ये एक अलग चीज है। आप जहां पर चुनाव हो रहे हैं, फिलहाल 5 राज्यों के चुनाव जहां पर हो रहे हैं, वहां की लिस्ट देखिए आप उठाकर कि उन लिस्ट में किनका, उन माननीयों का नाम है जिन्हें जनता ने पहले ही किसी न किसी रूप में सांसद के रूप में चुना है, और उनको अब हम विधायक के रूप में उतारेंगे, और जहां जिनको विधायक बनाया था उनको हम सांसद में उतारेंगे। या फिर आप देखिए कि वो चेहरे जो भारतीय जनता पार्टी छोटा सा कमेंट। ठीक है सुमन जी, रविंद्र जी पहले आप 30 सेकंड बोल लीजिए, सुमन जी के पास जाऊंगी उसके बाद। रविंद्र जी आवाज आ रही है। ठीक है, रुक जाइए, समय कम है, समय कम है। अरे विनय जी रुकिए ना, रुक जाइए। विनय जी का वैसे भी ऑडियो क्रश कर रहा है, थोड़ा सा रुक जाइए विनय जी। रविंद्र जी 30 सेकंड सर। ये रणनीति अगर बीजेपी की है और बीजेपी इसमें सफल हो जाती है, क्योंकि दलित चेहरे के सामने वो वोट प्रतिशत, जातिगत समीकरण सब कुछ देखकर अपना चेहरा उम्मीदवार बनाएगी सर। रविंद्र जी, विनय जी प्लीज रुकिए, विनय जी रुक जाइए प्लीज, बाकी मेहमान भी वेट कर रहे हैं। रविंद्र जी, जो राजस्थान में लगा रहे हैं, मध्य प्रदेश में लगा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में जिसकी कल्पना करते हैं वो स्पष्ट है। ये स्वयं कहते हैं हमारी बहुत बड़ी पार्टी है और हम किसी को भी लाके चुनाव लड़ा के जिता देते हैं, तो ये स्पष्ट है। सुमन जी, ये रणनीति कितनी सफल होगी बीजेपी की, क्योंकि ये कहा जा रहा है चेहरों की कमी हो गई है जो ऑलरेडी किसी पद पर हैं, और अब उन्हें वहां से हटाकर वहां उपचुनाव कराएंगे, फिर केंद्र के लिए चुनाव लड़वाएंगे। सुमन जी 30 सेकंड में। देखिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि इनके पास पार्टी की नेताओं की कमी हो गई है। हाँ। जहां जिसको पार्टी के शीर्ष नेताओं ने सोचा है कि जनता को रिझा ले जाएंगे, अपनी बात को ठीक ढंग से समझा ले जाएंगे, उनको वहां उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और सभी पार्टियां करती हैं, नेताओं की कमी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे। देखिए, जिन नामों के बारे में चर्चा हो रही है, जिसमें जयवीर सिंह का नाम है, केशव प्रसाद मौर्य का नाम है, ब्रजेश पाठक, जितिन प्रसाद और उपेंद्र तिवारी, इन सब के नाम में कोई ना कोई तमगा है। हम जयवीर साहब की बात करें तो मैनपुरी में जब विधानसभा चुनाव लड़े तो अच्छी खासी जीत उन्हें मिली। एक जिस किले में सेंध लगाने का जो उन्हें कह सकते हैं कि एक तमगा हासिल है कि उन्होंने ऐसे क्षेत्र में जो सपा का गढ़ था वहां पर सेंध लगाने का काम किया। और फूलपुर की भी अगर हम बात करें तो फूलपुर के लिए भी यही कहा जा रहा है। ऐसे ही तमाम जगहों पर जिस जिस क्षेत्र से आते हैं वहां पर इनके पास जनाधार है, जनता के बीच इनका समर्थन है इन नेताओं का, इसलिए भी बीजेपी ने आगे बढ़ाने की कोशिश करी। अब देखना होगा कि आने वाले समय में बीजेपी की रणनीति यही होती है, बीजेपी की रणनीति में बदलाव होता है, ये कुछ और स्ट्रैटेजी के साथ 2023 के बाद 2024 में बीजेपी जाएगी। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।